सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाइमा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 448 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। और बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है, तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जूफेन को दिखाया जाता है, जो कि क्वी लैंग से कहता है कि अब जब देखने से हम सभी लोग लेबर ऑफिस में एक दूसरे के कंपेनियंस हैं, इसलिए मैं तुम्हें एक बात याद दिला देता हूँ, ये लड़की तुम्हारे लिए श्योरली कोई एक एंजल तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में इसके पास तुम्हें लेकर के कुछ गेम्स हैं। तुम्हें भले ही अभी इस बात के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा होगा कि वो औरत तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, मगर वो कभी भी तुम्हारा फायदा बिना अपने बेनिफिट के कभी भी नहीं करेगी। इस चीज में उसके फ्यूचर में जरूर से ही बेनिफिट्स होंगे। अब तक क्वी लैंग जूफेन की ये सारी बातें सुनने के बाद में उसे चुप रहने के लिए कहता है और उससे कहता है कि मैं ये अच्छी तरीके से जानता हूँ, इनर सेक्ट बहुत ही ज्यादा क्रूल और पैटी लोगों से भरा पड़ा है, जो कि तुम्हारी ही तरह मतभेद पैदा करते हैं। सही लोग सही होते हैं और डिमोनिक लोग डिमोनिक होते हैं। और अभी इस समय डीमन स्कैमिंग सेक्ट अभी भी राइट और रॉन्ग पर्सन की परवाह करता है। लोगों ने एक बार जूनियर सिस्टर मेयर की मदद की थी और अब इस समय वो हमारी उस मदद को रीपे कर रही हैं। तो इसलिए तुम इग्नोरेंट फूल अपने इन गलत एक्यूजेशंस को हमें बताना बंद करो। तो अब तक क्वी लैंग की सारी बातें सुनने के बाद में जूफेन भी हल्की सी सांस छोड़ता है और अपने मन में कहता है कि अब जब फार्मर और वो स्नेक की स्टोरी वापस से आ रही है, ये विश्वास करना केवल बेवकूफी है और बिल्कुल पूरी तरीके से मजाक भरी है कि तुम्हारी मदद करने के बाद में दूसरी साइड का पर्सन भी तुम्हारी वैसे ही मदद करेगा और तुम्हारे एहसान का बदला चुकाएगा। इतना कहकर के जूफेन गैंगर की ओर देखता है और फिर धीरे धीरे उसकी ओर जाने लगता है, जिसके बाद जूफेन सीधा गैंगर के सामने जाकर के खड़ा हो जाता है। फिर उसके बाइसेप्स पे हल्के से अपना हाथ रखता है, मगर जूफेन के हल्के से हाथ रखने से ही गैंगर को उस हाथ में एक बहुत ही ज्यादा भयंकर दर्द होता है। और फिर वो दर्द के मारे जूफेन से पीछे हटते हुए उससे कहता है कि आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो। कि क्वी लैंग भी जूफेन को देख अपने मन में कहता है कि ये लड़का आज बहुत ही ज्यादा अजीब दिख रहा है, इसकी हर एक मूव बिल्कुल ही मिस्टीरियस है और मैं ये बिल्कुल भी नहीं बता सकता कि यहाँ क्या हो रहा है। जूफेन गैंगर से कहता है कि आखिर तुम कितने लंबे समय से ब्लड इनहेलेशन को ट्रेन कर रहे हो। मेरे ख्याल से तुम्हें आधे साल से भी ज्यादा नहीं हुआ है, मैंने सही कहा ना। गैंगर जूफेन को बताता है कि हाँ, लगभग 4 महीने हो गए हैं। तो अब तो जूफेन उससे कहता है कि बच्चे, अंकल यहाँ पर तुम्हें एक चेतावनी देंगे कि इस चीज को ज्यादा फोर्स मत करो, वरना जल्दी तुम इस चीज की वजह से रिग्रेट करोगे और मारे जाओगे। तो अब तो जूफेन की ये बात सुनकर के गैंगर भी काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है कि जूफेन यूएर से भी कहता है यही बात मैं तुमसे भी कहना चाहता हूँ, ये चीज तुम्हारे लिए भी है, क्या तुम्हें वो बात याद है। जूफेन की ये बात सुनकर के यूएर भी थोड़ी हैरान हो गई होती है। यूलिंग जूफेन को चिल्लाते हुए कहती है अपनी बकवास करना बंद करो और यहाँ से चले जाओ, मेरी बेबी सिस्टर बस कंपटीशन में जाने ही वाली है, आखिर तुम यहाँ पर ऐसी बातें कैसे कर सकते हो। और अब अगर तुम हमारी इस कंपटीशन के स्टेज को सजाने में हमारी मदद नहीं करना चाहते हो, तो जाओ माउंटेन्स के पीछे सेरेमनी में जाओ, वहाँ पे जाकर के उस जगह को गार्ड करो और 1 महीने तक यहाँ पर आकर के हमें अपनी शक्ल मत दिखाना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारी बैकग्राउंड, तुम्हारी बैक सपोर्ट में तुम्हारे पीछे कौन है, तुम्हें अभी भी हमें यहाँ पर हर चीज का जवाब देना ही होगा। तो इसलिए अब तुम सीधा सेरेमनी में जाओ। अब तो जूफेन भी वहाँ से जाते हुए उन लोगों से कहता जाता है तो फिर ठीक है, अब तुम लोग खुद ही अपने रिस्क के ऊपर आगे बढ़ो, क्योंकि अब तुम लोगों की मौत तुम्हारे ही ऊपर है। तो इतना कहकर के जूफेन वहाँ से चला जाता है। यूएर थोड़ा परेशान होते हुए अपने मन में कहती है कि जूफेन की बातों को सुनकर के ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, वो हमें किसी भी तरीके की चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। यूलिंग यूएर से कहती है यूएर, तुम उसे अच्छी तरीके से जानती हो, फालतू का हंगामा और खिलवाड़ करना बहुत ही ज्यादा पसंद है, तो इसलिए तुम उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान मत देना, तुम अपना सारा का सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने प्रमोशन के ऊपर ही रखना। अब यूलिंग की ये बात सुनने के बाद में यूएर और गैंगर दोनों ही उसके बात के लिए एग्री हो जाते हैं। इसी के साथ यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है और अगला सीन हमें लेबर ऑफिस में ही 3 दिन बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पे कि सभी लोग अपने अपने हाउसेस के बाहर खड़े होते हैं। एल्डर युआन यूलिंग और क्वी लैंग के पास आते हैं और उन दोनों से कहते हैं कि तुम दोनों बिल्कुल भी चिंता मत करो, क्योंकि वो दोनों ही लोग इनर सेक्ट में डेफिनेटली प्रमोटेड होकर ही रहेंगे। मगर लेकिन जूफेन के बारे में क्या, आखिर आप उसे यहाँ पर वापस से कब बुलाने वाले हैं, क्योंकि वहाँ उस घनी जगह का एटमॉस्फेयर ज्यादा दिनों के लिए रहने के लिए बिल्कुल भी लायक नहीं है। तो यूलिंग कहती
है कि काश वो वहीं पर सड़ के मर ही जाए, लेकिन सेक्ट इन्वेस्टिगेशन के डर से मेरे पास उसे वापस बुलाने के अलावा कोई और चारा भी तो नहीं है। तो अब जब यूलिंग इतना कह रही होती है कि तभी क्विलिंग सामने ऊपर की ओर देखते हुए कहता है, देखो कोई आ रहा है। तो अब इसी के साथ में हमें दो बंदों को आते हुए दिखाया जाता है, जिनमें से एक के कंधों के ऊपर हमारी यूएर बेहोश पड़ी हुई होती है और यूएर को इस तरीके से देख करके यूलिंग भी उसके लिए काफी ज्यादा घबरा गई होती है। तभी वो दूसरा बंदा यूएर को नीचे जमीन पर पटक देता है, जो देख यूलिंग और क्विलिंग दोनों ही यूएर को आवाज लगाते हैं, मगर यूएर पूरी तरीके से घायल होकर के नीचे जमीन पर बेहोश पड़ी हुई होती है। तभी वहाँ पे आया एक मास्टर उन लोगों को बताता है, आफ्टर डिसाइपल यूएर प्रमोशन कॉन्टेस्ट में बेहद ही ज्यादा इंजर्ड तरीके से घायल हो चुकी है और अब इसकी मेरिडियंस भी पूरी तरीके से टूट चुकी है, इसलिए अब इसको कंपटीशन में रिजेक्ट कर दिया गया है। और अब से क्योंकि ये पूरी तरीके से कचरा बन चुकी है, तो इसलिए अब से ये भी लेबर ऑफिस में ही रहेगी। यूलिंग यूएर की इस तरीके की हालत को देख करके काफी ज्यादा घबरा गई होती है और कांपते हुए कहती है कि आखिर इसके साथ क्या हुआ और कैसे हुआ। दूसरी ओर वो एग्जीक्यूटिव यूलिंग को कोई भी जवाब दिए बिना वहाँ से जाने लगता है, और तभी क्विलिंग भी उससे पूछता है कि आखिर इसके साथ क्या हुआ है और क्या कंपटीशन में हारने का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं था कि हारने वाले को सिर्फ कंपटीशन से एलिमिनेट कर दिया जाए, तो फिर आखिर ये यहाँ पर इस लेबर ऑफिस में क्यों है। तो अब तभी क्विलिंग की ये बात सुन वो एग्जीक्यूटिव कहता है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, हारने वाले को यहाँ पर नहीं लाया जाता है, मगर ये लड़की इसकी मेरिडियंस अब पूरी तरीके से ब्रोकन हो चुकी है, अब इसलिए ये आउटर सेक्टर में रहने के बिल्कुल भी लायक नहीं रह गई है। तो अब तुम ही बताओ कि अगर हम अपने कचरे को यहाँ इस कूड़ेदान में नहीं फेंकेंगे तो और कहाँ फेंकेंगे, और इसके अलावा क्या तुम्हारे पास वो असुरा सर्कल नहीं है? अब कम से कम ये हमारे सेक्ट के लिए एक अच्छा मटेरियल तो बन ही सकती है। तो अब इधर उस एग्जीक्यूटिव की ये बात सुनने के बाद में यूलिंग बेहद ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उस एग्जीक्यूटिव के ऊपर चिल्लाते हुए उससे कहती है कि तुमने अभी अभी क्या कहा। इतना कह करके वो एग्जीक्यूटिव की ओर आगे बढ़ने लगती है, तभी क्विलिंग उसे पकड़ लेता है और उसे आगे बढ़ने से रोक लेता है और उससे कहता है कि यूलिंग प्लीज शांत हो जाओ, क्या तुम अपनी सोल को बर्बाद करवाना चाहती हो? इधर वो एग्जीक्यूटिव उनसे कहता है कि तुम सभी लोग क्रिमिनल्स हो, यहाँ तक कि तुम लोग मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो, मगर फिर भी तुम लोग सिर्फ खड़े होकर के यहाँ पे चुपचाप देख ही सकते हो और इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। अपने से बेटर लोगों की डिसरेस्पेक्ट करके तो देखो, उसके बाद देखना सेक्ट के रूल्स तुम्हें तुम्हारी जगह पर कैसे खड़े कर देंगे। तो अब तभी क्विलिंग ये सुन यूलिंग को शांत कराते हुए एग्जीक्यूटिव से कहता है, एग्जीक्यूटिव सर प्लीज हमें माफ कर दीजिए, मैं थोड़ा उतावला हो गया था, इसलिए मैं अपने थोड़े मैनर्स को भूल गया था। यूलिंग भी पहले अपने मन में कहती है ये कमीना डीमन प्रोडिजिकल के साथ, फिर वो एग्जीक्यूटिव से कहती है मेरी सिर्फ इकलौती इच्छा ये है, आखिर मेरी ये छोटी बहन कंपटीशन में इतनी ज्यादा हर्ट कैसे हो गई। एग्जीक्यूटिव मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, क्या आप प्लीज मुझे ये क्लैरिफाई करके बता सकते हैं? तो वो एग्जीक्यूटिव कहता है कि क्यों, क्या तुम्हें बदला लेने के लिए? नहीं, मेरा सुझाव तो ये है कि तुम ये सब भूल ही जाओ, हार मान लो। तुम्हारे जैसे एक पापी को लेबर ऑफिस के बाहर किसी को भी बिल्कुल भी छूने का अधिकार नहीं है, या फिर तुम्हें सेक्ट की अल्टीमेट पनिशमेंट का सामना करना पड़ेगा। अब तो भी यूलिंग चिल्लाते हुए कहती है कि मगर मेरी बहन को कुचल दिया गया है और अब उसका जीवन पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, और जबकि दूसरी पार्टी को इतना ज्यादा भारी पड़ने के लिए उन्होंने इसके साथ ऐसा जानबूझ करके किया होगा, तो फिर आखिर मैं ऐसे कैसे जाने दे सकती हूँ। तो अब इधर एग्जीक्यूटिव फिर से यूलिंग की ओर मुड़ करके देखता है और उससे कहता है कि उसके अपोनेंट की पहचान ढूंढना इतना भी ज्यादा कठिन नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि तुम इसे जाने दो। और कंपटीशन देखने वाले सभी लोगों ने देखा कि तुम्हारी बहन ने डीमन डिवोरिंग सेवर निकालने के बाद एक जबरदस्त पावर को सभी लोगों को शो कराया था, यहाँ तक कि उसने अपने अपोनेंट को डरा भी दिया था, लेकिन इतनी ज्यादा सीवेज एनर्जी का यूज करने की वजह से वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और इसी वजह से उसे ये बैकलैश मिला, जिसके रिजल्ट के तौर पर वो इस तरीके की हालत में आ गई और पूरी तरीके से इंजर्ड हो गई। इसका मतलब जो कुछ भी तुम्हारी बहन के साथ हुआ है वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ खुद उसकी ही वजह से हुआ है। तो अब इधर उस एग्जीक्यूटिव की ये बात सुनने के बाद में यूलिंग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई होती है और कहती है कि आखिर तुम ये सब क्या कह रहे हो। अगर इसी के साथ में हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है और अब इसका अगला एपिसोड आप लोगों को इसके अगली बार रिलीज होते ही मिल जाएगा। फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और आगे भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। शुक्रिया।